क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन, कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें आज होने वाली, ठीक है। और उसके बाद एचपी में भी अपन जाएंगे बेटा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं बेटा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और शौर्य भारत ऐप जो अभी फ्री एक्सेस कर रखा है, तो ये सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। चलो भाई, क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। ये क्या चीज होती है इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। चल भाई, ज्योमेट्रिकल मीन, जैसे अगर दो नंबर दे रखे हैं, सुनना बेटा, ये पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ठीक है। अब मैंने बोला उसके अंदर, इनके बीच में, इनके इन बिटवीन, इनके मध्य में एक ऐसा नंबर रखना है मुझे, वो नंबर है जी, कि पूरा सीक्वेंस किस में आ जाए, तो सर जी जीपी में आ जाए। किस में आ जाएगा बेटा पूरा सीक्वेंस? जीपी में। अच्छा, जीपी की क्या खासियत रहती है, तो सर जी जीपी की तो ये खासियत रहती है, मान लो ए बी सी, अगर तीन पद जीपी में है, ठीक है, तो बेटा आपको पता है बी स्क्वायर बराबर किसके इक्वल रहता है? ये जानकारी है। अगर ये नहीं है तो बेसिक पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक पे आ जाओ। मैंने बोला ये एपी सॉरी ये जीपी के पहले तीन पद है, तो बेटा पहला पद क्या होता है जीपी का? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए आर। तीसरा पद क्या होता है? ए आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो बीच वाले का, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां से मुझे बताओ जी स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा? तो जी किसके इक्वल मिलेगा? रूट ए बी के। तो दो नंबर के मध्य अगर मुझे ज्योमेट्रिकल मीन, एक ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करना है, तो वो ज्योमेट्रिकल मीन का नंबर क्या होगा? उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा रूट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे एक क्वेश्चन दूं बेटा, 4 एंड 16 का ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करो, ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करो, तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्या किया? अरे सर जी आपने ही बोला ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, दोनों का गुणा कर दो, ऊपर रूट ले आओ, यही तो होता है ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये बन गया रूट 64, बाहर क्या देगा बेटा? यहां तक कोई समस्या नहीं बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, जरूरी थोड़ी कि हर बार सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट होगा, एक से ज्यादा भी तो इंसर्ट हो सकते हैं। तो उस टॉपिक को अपन कैसे स्टडी करेंगे, उसको अपन ऐसे स्टडी करेंगे, यहां पे देखना बेटा। अगर मुझे एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करने हैं दो नंबर के मध्य, कितने ज्योमेट्रिकल मीन? मैंने कहा n, सीधा ही के जनरल बात कर ले बेटा, n ज्योमेट्रिकल मीन मुझे इंसर्ट करने, ठीक है, n ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करने। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये पूरा सीक्वेंस किस में होगा? इस जीपी का ये कौन सा पद है? प्रथम, फर्स्ट टर्म में। ये कौन सा पद है? सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड। तीसरा। ये कौन सा है बेटा? चौथा। ये कौन सा पद है? जीएन वाला कौन सा है? an माइनस वन, an प्लस वन। क्योंकि देख बेटा, थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन एक्चुअली फोर्थ टर्म है, तो n ज्योमेट्रिकल मीन एक्चुअली n प्लस वन टर्म है। और ये कौन सा टर्म होगा बेटा? n प्लस टू। तो इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है बेटा? इसका प्रथम पद कौन है? तो सर जी वो तो ए ही है, और ये ए और ये बी तो गिवन होता है क्वेश्चन में, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। तो सर फर्स्ट टर्म तो गिवन है। अब मेरी बात सुनना, इसका nth प्लस 2 वाला टर्म कौन है बेटा? बी। अच्छा, nth प्लस n प्लस 2 वाला टर्म वैसे कैसे फाइंड किया जाता है? तो सर वो होता है ए आर की पावर n प्लस 1। ये पता है आपको? जनरली आप जीपी का nth टर्म कैसे फाइंड करते हो? ए आर की पावर n माइनस 1। ये चीज आप लोगों को पता है ना बेटा? तो n प्लस 2 टर्म, तो पावर 1 कम हो जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट दे रखी है? बी के। यहां से बेटा मेरे पास r की वैल्यू आएगी, r की पावर n प्लस 1 कितना आया? b बाय a। मुझे तो r का वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिसेस लगाओ, घातांक के नियम लगाओ बेटा, क्या मिल रही है? 1/n+1। तो सर जी r का जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, r का जो वैल्यू होगा वो होगा b अपॉन a की होल पावर 1/n+1। ये कहानी समझ में आई बेटा? ये कैसे आ रही है वैल्यू? बोलो भाई, दोनों तरफ
क्यूब इसका 1/n+1 पावर दोनों तरफ लिया 1/, तो ये तो कट जाएगा, इधर रह जाएगा, इधर r फ्री हो जाएगा। तो ये r का वैल्यू है। याद करो अर्थमेटिक मीन में d का वैल्यू रहता था, क्या था, b - a/n+1। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल मीन में r का वैल्यू रहता है। ये a और b क्वेश्चन में गिवन होंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन होंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करो, फिर अपन इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हो बेटा। लिख ले बेटा, लिख ले। इतनी मेहनत कर रहा है, हाथ दे रहा है, फिर बोल रहा है। तो जब n ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करने हो तो r का वैल्यू होता है b/a की होल पावर 1/n+1। ये r का वैल्यू है व्हेन n ज्योमेट्रिकल मीन आर इंसर्टेड, ठीक है, बिटवीन टू नंबर a एंड b। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी शॉर्ट में ये है कि भाई r ऐसे अपने फाइंड करना है। बढ़ लें आगे। यस सर। अपने तो नोट ही रहता है। हाँ चलो सॉल्व लिख लिया बेटा, ओके ठीक है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पे देना चाहता हूँ। जैसे एक नंबर है, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 3 and 81। बहुत ही स्मॉलर क्वेश्चन है, 10-20 सेकंड तक आंसर मत बोलना, मैं चाहता हूँ हर बच्चा इसको समझे, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो मैं आंसर नहीं बोलना जब तक मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। 3 तथा 81 के मध्य दो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है ये। कई बच्चे कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं, नंबर इतना छोटा है, ठीक है। कई बच्चे फॉर्मूले से जाते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूले से जाओ। क्या क्या मिला बता सकते हो? 9 और 27। जैसे एक बच्चा ये भी सोचेगा कि सर ये 3 है 81 है, बीच में 2 टर्म है, ये जीपी होनी चाहिए भाई, तो वो आइडिया ऐसे लगाएगा। लेकिन मैं ये तो आप सब करते ही हो, वैसे 3 का तो पावर्स भी कई बच्चों को पता होती है, 5, 6, 7 तक पता होती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने r का वैल्यू क्या बताया था, तो सर आपने आपका r का वैल्यू बताया था b/a की होल पावर, ठीक है। n मतलब कितने टर्म्स मुझे रखने? 2। तो b कितना है? b है 81, a कितना है 3, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये कितनी बार कटेगा बेटा यहाँ पे? 27 का क्यूब रूट कितना देगा बेटा? तो मुझे ये पता चल गया ना कि r3 है। अब इसको मैं r से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये टर्म मिल जाएगा ना, तो अगला टर्म क्या मिलेगा? 9। इसको फिर मैं r से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगला टर्म मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 27। और उसको r से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म अपने आप। तो देखो क्या ये जीपी में है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जिम से आया? जाना है तो वर्कआउट वहां होता है, यहाँ नहीं। यहाँ माइंड का होता है बेटा, है? चल भाई लिख लो इसको, लिखो बेटा इसको। तू भी हो सके।
चलो क्योंकि बातें नहीं, हाँ पहचान बदल मत बेटा, जो है वही रहने दे। चलो इसके बाद अपन इस पे क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद अपन मूव करते हैं एचपी की तरफ। मैंने ये बताया था कि आज का जो अपना टर्न रहने वाला है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूं जो एनडीए ने पूछे हुए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें और साथ ही साथ अपन एचपी की बातें भी करेंगे। ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चारों संख्या दे रखी है, दो दे रखी है, दो पूछिए। चारों दे रखे और फिर जीएम पूछते तो कुछ नहीं दे रहा। अरे वो अलग होता है, वो स्टेट्स का होता है। स्टैटिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, सांख्यिकी में अपन क्या पढ़ते हैं कि 4 नंबर दे रखा है तो उसका गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, उन चारों का गुणा कर दिया जाता है और पूरे की घात 1/4 ले ली जाती है। n संख्या दे रखी हो ना तो n संख्याओं का गुणा कर दो, पूरे की घात 1/n, ठीक है। तो वो अलग चीज। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। वहां उन पूरे नंबर का एक ज्योमेट्रिकल माध्य, गुणोत्तर माध्य होता है। चलो बेटा, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। 8 क्रमश 8 वह 5 हो तो ठीक है। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर क्वेश्चन से पहले बेटा 30-40 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट आपका है, उस पर आप अच्छे से काम करोगे। नहीं समझ में आएगा अपन सॉल्यूशन बोर्ड पे देखें, ट्राई कर बेटा। सर ऑप्शन सी। सी में 6x है क्या? 16 होगा सर। ये यहाँ गलती हो रही, 16 होना चाहिए। 16 कर दो भाई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट है। मान लो उसके रूट है अल्फा तथा बीटा। क्या रूट है बेटा? अल्फा और बीटा, 2 रूट है। अब वो दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा है। दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर? दोनों को जोड़ के डिवाइड में 2 का भाग कर दो। और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कितना दे रखा है पहले? 8। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा? 16। ये रूट का सम मिल गया, योग मिल गया। अब मुझे बताओ ज्योमेट्रिकल मीन, ये तो अर्थमेटिक मीन था। ज्योमेट्रिकल मीन कितना दे रखा है? तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन होता है रूट ए बी। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो रूट अल्फा बीटा, और ये कितना दे रखा? 5। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर दिया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। अब मुझे बताओ कोई भी द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात कर देते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये चीज 10th क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बताओ? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, दोनों का सम कितना है? 16x, और प्रोडक्ट कितना है? 25 बराबर 0। तो ये वो द्विघात समीकरण आ गया, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बहुत ही आसान सा सवाल, आराम से लिखो। कोई चीज समझ में नहीं आई तो बोलो। मतलब जो इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक, उसके जो रूट्स है ना, उनके अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन दे रखे। तो उनका अर्थमेटिक मीन मतलब a + b/2, उससे दोनों का सम मिला। ज्योमेट्रिकल मीन स्क्वायर किया तो दोनों का प्रोडक्ट मिला। क्वाड्रेटिक में बेटा अपने को सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, तो इक्वेशन फर्जी है, बना सकते हैं ना बेटा। बस वही अपन ने काम किया है। कर लिया नोट? ये सी में 16 होगा बेटा, 6 गलत। क्या हुआ? ठीक है, एचएम कितना होगा मेरा? 25 बताओ। एचएम भी निकालेंगे बेटा, जस्ट एचएम पे भी आएंगे, इन तीनों का रिलेशन भी बताएंगे। चलो भाई, इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो एनडीए ने पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछा है, आप इस पे ट्राई करो, 1 मिनट के अंदर अंदर रिएक्ट करो। ये सामान्य अनुपात को अपन सारो अनुपात भी बोल सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे।
सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज एस एक्स। सी होगा सर, सी कैसे सोचा? सर ये टू हो गया ऑर्डर में। छोटा होता जा रहा है ना, वो 1 से छोटा है आर। सचिन आंसर तो सही है, सी। सर 1 से छोटा है तो छोटा होता जा रहा है, तो आंसर तो सी है तो बेटा। सही है ना सर, यही तो आ गया ना, 1 से छोटा है तो चल छोटा होता एक जा बार रहा आप है। लिख के करो, एक लिख के। 2 आएगा पहले। एस इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? A upon A 1 minus upon R। कंडीशन किस पे होती है? आर पे। हम्म। क्या कंडीशन होती है कि आर लाई करना चाहिए बिटवीन -1 से +1। Plus 1। इसको कई बुकों में कई जगह ऐसे भी लिखा होता है और ये दोनों का मतलब सेम है। मॉड आर अगर 1 से छोटा है मतलब आर इन बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, अब देख बेटा, और ये एस इनफाइनाइट का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? X। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 2। तो ये ऐसा बन गया x बराबर 2 और 1 माइनस आर। अब मुझे r का रिस्ट्रिक्शन पता है, x का रिस्ट्रिक्शन फाइंड करना है। मुझे ये पता है ना कि r कहां से कहां तक दौड़ता है, तो सर जी r जो है ना वो 1 से लेकर -1 के बीच में दौड़ता है। लेकिन इसमें ध्यान से देखा तो r नहीं है, माइनस r है, तो पूरे को माइनस से गुणा करा दिया। और बेटा असमीका में इनइक्वलिटीज में आपको पता है माइनस से गुणा करने पर इनइक्वलिटीज का साइन बदल जाता है। तो सर जी ये -1 तो हो जाएगा, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1। ये इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि -1 से गुणा करा है। दो केस में साइन चेंज होता है इनइक्वलिटीज का, कब कब बता सकते हो? एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, एक और स्थिति में साइन चेंज होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? प्लस माइनस उठाने पर। नहीं, माइनस रेसिप्रोकल करने पर, व्युत्क्रम करने पर, वो भी इसी क्वेश्चन में होने वाला है। तो दोनों चीजें क्लियर होने वाली इनइक्वलिटीज की इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, -1 तो मिल गया, अब वहां +1 और है। मैंने कहा सबके साथ 1 ऐड कर दे, इधर 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, तो 1 माइनस आर फाइनली कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 से लेकर 2 तक। लेकिन ये तो सर है ही नहीं, ये तो डिनोमिनेटर में। मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल कर दे, इसका उल्टा कर दे, तो बेटा बट्टे में ले गया और ये बनेगा 1/0। 1/0 अनंत की तरफ भागेगा और ये बनेगा 1/, कुछ गलत तो नहीं कर रहे बेटा? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 1/2। अब बेटा ये जो इनइक्वलिटीज का साइन ऐसा था ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये कितना बना? 1/2। लेकिन ये भी मेरा x नहीं है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अभी भी 2 से। तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अब मुझे बता ये कितना बनेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या सेंस बनता है? और ये 1 हो जाएगा। और क्या ये ध्यान से देखो ये x है? बिल्कुल है सर ये। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? ये इसका सबसे बेसिक तरीका है और ये क्वेश्चन एनडीए में एक्स छोटा, ये बेसिक तरीका है। हाँ? एक्स छोटा दिया हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब 2 नीचे माइनस करेंगे r1 से, हाँ r छोटा है 1 से तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये 1 से बड़ा ही होगा, फिर वो ठीक। पॉइंट होगा तो ऊपर जाके बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि भाई r का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है तो ये पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे ये कितना नंबर है? 2 है। इसका हाईएस्ट वैल्यू कब होगा? जब ये -1 लेगा ना, तो -1 और आगे माइनस, ये 2 की तरफ टेंड करेगा। 2 एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट 2 के लिए यहाँ इक्वल टू होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, इसका हाईएस्ट कौन सा होगा? डिनोमिनेटर का वैल्यू, समझ रहे हो बेटा? जब मैं -1 रखूंगा, -1 रख नहीं सकता, -1 की तरफ जो टेंड कर रहा वैल्यू वो रखूंगा, तो ये 2 की तरफ टेंड करेगा, तो 2/2 ये 1 की तरफ टेंड करेगा, तो 1 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक इनइक्वलिटीज में अभी अपन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए। तो इनइक्वलिटीज में 2 बार साइन चेंज होता है और वो दोनों बार इसमें यूज हुआ है। लिख लो इसको। इसमें भी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये तो मैंने आराम से बताया, इसलिए आपको लग रहा है कि 3 स्टेप है। कोई 3 स्टेप नहीं है। जब r की लिमिट पता है तो x की लिमिट अपन फाइंड कर लेंगे। लिमिट मतलब समझ रहे हो ना? अंतराल, निम्न क्या है, हाईएस्ट क्या है, इंटरवल, किस इंटरवल में बैठा है r वो पता है, x का इंटरवल ढूंढ लिया। अच्छा क्वेश्चन दिया था ना बेटा ये एनडीए ने, बहुत इजी, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड मैथ्स। आपको सोचना है क्या होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो हर बच्चा पढ़ता है कि सर एस इनफाइनाइट a/1 - r होता है। ठीक है, अच्छा
70-60% बच्चे ये चीज का भी ध्यान रखते हैं कि सर मॉड आर लेस देन 1 होता है। 30-40% तो छंट जाते हैं, वो चीज को देखते ही नहीं कि ये तो ऐसे ही दे रखी है। ठीक है, तो इस पे इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन भी एनडीए से लिया हुआ ही क्वेश्चन है मेरा। अगले 4-5 क्वेश्चंस कंटिन्यू एनडीए, आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर मैं नहीं लिखता हूं, पर ये एनडीए के लास्ट 10 साल के अंदर अंदर के क्वेश्चन है। ओके, बहुत आसान है लेकिन एनडीए ने पूछा है। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द सीरीज फॉर्म्ड बाय 3√3 1 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत श्रेणी का योग। और आंसर नहीं बोलोगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा, आप सॉल्व करके बस रख दो। बोल सकते हो आंसर? चलो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है एसजीपी की। सर ए होगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं बेटा। 3√3 और अगला क्या है बेटा 1, और कहां तक जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट। ए कितना है बेटा इसका? आर कितना है इसका? बेटा आर निकालने का सिंपल सा फंडा है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, √3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ देखा, देख बेटा ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे, और सोचो अभी तो जनरली रिलैक्स होके क्लास में बैठे हो, एग्जाम का जो माहौल रहता है उसमें और एरर होने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत कंसंट्रेट होके करो। जो मैं बोलता हूँ 50 सेकंड बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइज करो। चल भाई अब तो हो ही गया, एस इनफाइनाइट फाइंड करना है। क्या होगा भाई? a/1 माइनस आर। ए कितना है भाई इसका? 3/1 माइनस आर कितना है? 1/√3। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1, और ये √3 कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन आंसर में देखो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी इररेशनल नंबर नहीं है, तो क्या किया गया? हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा जी √3 + 1। ये ऊपर वाले को तो ऐसे ही रखो, 3√3 और √3 + 1, और डिवाइड में देखो ये a स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। और ध्यान से देखो ऑप्शन ए यही है। ठीक है, तो इतनी आसान सी सीरीज का भी इनफाइनाइट सम पूछा गया है एनडीए। क्लासरूम में चीजें बहुत ज्यादा आसान लगती है, एग्जाम टेंशन और बेसिक एरर हर बच्चा करता है, उसको मिनिमाइज करना अपना टारगेट है। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा या टीचर नहीं होगा जो कभी एरर नहीं करता है। आदमी 5 बोलना चाह रहा है, लिख 3 देता है। ह्यूमन एरर फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में अपन पढ़ते हैं 11th में, तो ये हो जाता है, लेकिन इसको अपना मिनिमाइज करना अपना काम है। जितना हो सके इसको अपन कम करेंगे, अपन सक्सेस हो जाएंगे। बड़े कभी भी आपको आर ढूंढने में परेशानी है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो। बेसिक पे आओ, डेफिनेशन क्या बोलती? फर्स्ट टर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड टर्म मिलता है, तो आर कैसे मिलेगा? सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो। बढ़ले भाई आ गया? ठीक है, चल भाई अगला भी एनडीए से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। थोड़ा लेंथी, हल्का सा लेंथी बोल सकता हूं, तो 1 से 1.5 मिनट ले लो आप। n पदों तक, शर्त मत लगाने बैठ जाना बेटा, है पदों तक। इनका योगफल चाहिए n पदों तक, Sn फाइंड करना।
इस पैटर्न के क्वेश्चन किए हैं ना बेटा? 5 कॉमन लेके फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? वो एजीपी का बन रहा नहीं। एजीपी कैसे? अगर सर पॉइंट उठा के नीचे 10 करो करते जाओ तो हाँ तो 5/10 55 बटा 10 की घात 3 10 की घात 4। हाँ तो ये जीपी तो बन रहा है, एजीपी कैसे बना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें कहाँ है? एजीपी मतलब एपी भी होता है, जीपी भी होता है। हाँ चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो बच्चे स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन उसके बाद भी काफी है। 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 और ये n टर्म्स तक जाना है, n टर्म्स तक जाना है, n पदों तक जाना है बेटा। हाँ? सबसे पहले आप क्या करो, 5 कॉमन ले लो और 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये टर्म ऐसे बनेंगे 0.9, अगला होगा 0.99, अगला होगा 0.999 और ये कितने पदों तक? n पदों तक चलेगा। ये कहानी समझ में आई बेटा? 5 तो बाहर ले लिया, तो ये क्या बना? 0.1 11 111, फिर 9 से भाग 9 से गुणा, तो समझ रहे हो ना बेटा? 1 into 9, ये 9 के फॉर्मेट में आ गया। सर 9 के फॉर्मेट में आके क्या हासिल होगा? मैंने कहा ये 0.1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus 1/10 है बेटा। कोई दिक्कत है? ये बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 minus 0.1, 0.1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगले को मैं लिख सकता हूँ 1 minus 1/10 की पावर 2। ये बेटा इसको लिख रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये कितना है? ये 0.01 है। एक में से 0.01 जाएगा तो 0.99 आएगा। अगले को क्या लिख सकता हूँ? 1 minus 1/10 की पावर 3। और ये कहानी कितने पदों तक चलेगी? n टर्म्स तक। ये कितने टर्म्स तक चलेगी बेटा? n पदों तक। ये यही होने वाला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 ये 1 ये 1 कितनी बार आएगा? n बार, क्योंकि पद कितने हैं? n। 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ के कितना हो जाता है? n। 1 1 1 10 बार जोड़ो कितना हो जाएगा? 10। n बार जोड़ो कितना हो जाएगा? n। तो ये 5/9, ठीक है। और यहाँ पे n बन चुका, सबसे माइनस कॉमन ले लो, तो 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की घात 3 और अप टू n टर्म्स। क्या ये जीपी है? ध्यान से देखो, ये जीपी है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/10। r कितना है? 1/10। इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कराओगे तब सेकंड मिलेगा, ठीक है। और अब इसमें एस एन फाइंड करना है, तो जीपी की ही बात कर लेते हैं। जीपी का एस एन क्या होता है? ए 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि जब r 1 से छोटा होता है तब सर जी यही लगता है। याद आ रहा है? इनफाइनाइट नहीं लगाना है यहाँ पे। एस एन का फॉर्मूला 3 n ही बोला है ना, तो 3 फॉर्मूले बताए थे, याद हो तो, जीपी जब पढ़ाई थी। अब देखो बेटा, जब r1 होता है तब कैसे डील करना होता है, जब r1 से छोटा होता है तब कैसे डील करना, 1 से बड़ा। अब देखो बेटा यहाँ पे a कितना है, तो सर जी a तो 1/10 है, 1 minus r है 1/10 की होल पावर n और डिवाइड में 1 minus 1/10। ये सिर्फ इतने पोर्शन का सम करना, उसके साथ ये भी आएगा, भूल मत जाना। तो ये देखो कितना बनेगा 1/10 और इसका एलसीएम होके ये डिवाइड में हो जाएगा 9/10, 10 से 10 कट जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 minus 1/10 की पावर n। तो बेटा ये अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इस जीपी का सम इतना मिला, 10 से 10 तो कट ही गया। तो जीपी की सम की जगह ये रख लो, तो 5/9 और ये n माइनस जीपी के सम की जगह आ जाएगा 1 minus 1/10 की घात n और ये बट्टे में कितना चल रहा है बेटा? 9। ये 1/9 हो जाएगा। कोई ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है? ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी में देखो ये सेम पैटर्न, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है बेटा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछ भी रखा है, तो अपने को तैयार रहना इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। आराम से इसको लिख लो। डायरेक्टली सम क्यों नहीं कर सकते? कैसे करें बेटा बता? ये डायरेक्ट जीपी में है तुझे लग रहा है? नहीं है। 11/10 आ रहा है सबका, 11/10 आ रहा है सबका। देखना पड़ेगा फिर मुझे। देख बेटा आपने क्या किया, r निकालने का तरीका होता है दूसरे पद में पहले पद का भाग देना। तो मतलब आपने 0.55 में किसका डिवाइड किया बेटा? 0.5 का।
ठीक है, अब देख बेटा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो ये 11 और ये एक 0, 11/10 मिला यहाँ से बेटा, सेकंड टर्म में सेम मिल रहा है, 11/10 मिल रहा है। 0.5 नहीं मिलेगा। देख लेते हैं बेटा 0.555 है और हाँ 1 यहाँ से 1000 मिलेगा और ऊपर 100 मिलेगा, तो ये कितना होगा 111 और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, अपॉन में 10 हो जाएगा, 110 भी नहीं, अपॉन में कितना होगा 10। कैलकुलेशन है बेटा, भाग तो करने आते ही, ये दोनों सेम नहीं है बेटा। कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताओ, दोनों में r इक्वल नहीं है, इसलिए इस मेथड को अपने को अवॉइड करना है। अच्छा ये क्वेश्चन में आप सोचो कितने बन सकते हैं इसमें टाइप? सर वो 110 होगा 111/110 कैसे? अच्छा ये 11 × 10, हाँ 110, फिर भी सेम तो नहीं है ना? मतलब हाँ सेम। हाँ मतलब हाँ सेम नहीं। चल भाई एक बात बताता हूँ, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, एक और क्वेश्चन चेंज कर दिया 0.4 0.44 0.444, समझ में? सब में जीपी बनानी पड़ेगी, सब में बनानी पड़ेगी, और उसका एक जनरल आंसर भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जितना 5 मिला है ना, उसकी जगह वो वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स ग्रुप वाले बच्चे इसको रट के रखोगे और फिर इसमें एन की जगह ये रख लोगे, ठीक है? तो ये भी अपन इसमें कर सकते हैं। चल भाई अगला सवाल, ये भी पूछा गया है एनडीए में। मुझे लग रहा है कुछ वैल्यूज यहाँ पे गड़बड़ा रही है। सेकंड टर्म की वैल्यू शायद गलत होगी। हां सर सेकंड हाफ हाफ है दोनों, सेकंड की गलत है, 1/4 1/2 1/2 नहीं सही है, कुछ इनको जुगाड़ कराओ इसका। हाँ? जीपी तो नहीं बन रही है ये जीपी से हल करना पड़ेगा। देखो चलो कोई बात नहीं, दो 216 याद था क्या? हैं? इतना जल्दी कैसे बोल रहा है बेटा? आपने बोला जीपी बन रही है क्या? मुझे बता, नहीं बन रही ना? जीपी कहाँ बन रही है? नहीं बनेगी। फिर जीपी बना कैसे सकते हो इसको? कुछ जुगाड़ सोचो। देखो सर ये तो है 6 की पावर, अच्छा सब 6 की पावर में है ना, तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड होके क्या बनेगा 1/2 1/2 3/8 1/4, और ये कहाँ तक जा रही है बेटा? इनफाइनाइट तक। तो यार ये इनफाइनाइट तक जा रही। अब देख बेटा मैंने इसको नाम दे दिया S1, सुनना बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया S1। पहले मैं S1 को कैलकुलेट कर दूं, फिर उसको 6 की पावर में लिख लूंगा। S1 कौन है मेरा यहाँ पे? S1 सर जी आपका है 1/2 1/2 3/8 1/4 और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसको बेटा मैं एक तो ऐसे लिखना सोच रहा हूँ 1/2। सर सब में 1/2 बाहर ले लो तो क्या? सब में 1/2 बाहर ले लें। सर फिर 1 + 1/4। इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2, सुनना एक मिनट, 2/4 3/8 4/16 1 2 3 4 2 4 8। पहले बताओ ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब देखो नीचे जीपी बन रही है, ऊपर एपी बन रही है, एजीपी का क्वेश्चन है। वैसे इसको लेटर ऑन लेना था पर ठीक है आ गया तो अभी कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है, इधर ध्यान दो बेटा। इसको वापस S1 लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो रहा है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब 2 का गुणा हो रहा है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको 1/2 से गुणा करके और जो सारे टर्म्स है ना उसको एक स्थान हटा के लिख रहा हूँ। मतलब ये 1/2 है ना, उसके साथ भी 2 का गुणा होगा,
तो कितना बनेगा बेटा ये 1/4। लेकिन इसके नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं। पहला ही पद मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा दूसरा पद ये है 2/4, इसको भी बेटा किससे गुणा कराएंगे 1/2 से, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/8 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 3/16, और ये कहां तक चलेगा अनंत तक चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको इससे घटा रहा हूं, तो S1 से आधा S1 गया तो आधा S1 बचा। पहला पद यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं, पहला पद एज इट इज 1/2। बेटा इसको इससे घटाओ, ये घटा रहा हूं, सबके साइन चेंज होंगे ना जब सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसको इससे घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 1/4, इसको इससे घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 1/8, इसको इससे घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 1/16। अब मुझे बताओ ये प्योरली जीपी आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, और आगे 1/2 और चल रहा है। अब इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1/2। इस जीपी का आर कितना है, आर कैसे फाइंड करोगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करोगे। सेकंड टर्म कौन है 1/4, उससे किससे डिवाइड करोगे 1/2 से। क्या मिलेगा बेटा इसका आर भी 1/2। तो देखो ये फाइंड कर दो, फर्स्ट टर्म है 1/2, 1 माइनस आर भी 1/2, तो यहां से कितना मिला 1। लेकिन ये 1/2 2 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो S1 कितना मिल जाएगा बेटा जी बोलो 2। S1 कितना मिल गया 2। अब 6 की पावर 2 कितना होता है, क्या आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। लग रहा था उसको, ठीक है अच्छा था। एजीपी के और क्वेश्चंस अपन करेंगे। सर वहां से वापस बोलो, कहां से सर हाफ S1 इज इक्वल टू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, ये कहां से बेटा, ये वाली लाइन समझ में आ गई, हां ये आ गई, ये लाइन आ गई। अब देख बेटा यहाँ पे मैंने देखा ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो मैंने क्या किया, इस S1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एक प्लेस एक स्थान हटके आगे रख के लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। इसको 1/2 को जब मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा 1/4। इस पद को 1/2 से गुणा किया और लिखा यहाँ दूसरे पद के नीचे, फिर इस पद को 1/2 से गुणा करके यहाँ लिख लिया, फिर इस पद को 1/2 से गुणा करके यहाँ लिख लिया, फिर ये इससे घटा दिया। S1 से आधा S1 गया तो क्या बचा आधा S1। पहले पद में से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट किया, 2/4 में से 1/4 गया तो कितना बचेगा बेटा जी 1/4। 3/8 में से 2/8 गया तो कितना बचेगा, ऐसे ही ये चलता गया। अब जो सीक्वेंस मुझे मिल रहा वो जीपी है, और उधर लास्ट वाले टर्म की तो टेंशन ही नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, इस जीपी का सम फाइंड कर दिया, इधर 1/2 चल रहा था क्योंकि S1 में से हाफ S1 गया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।